गुड मॉर्निंग गर्ल्स। चलिए चलते हैं हम न्यूमेरिकल पर, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा और एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ आपके पास 4 मकान हैं, 1 2 3 4 और 5 हैं। हम कोई 2 उठा लेते हैं जो जिसमें हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। हमें क्या पूछा गया है हमसे कि आपको क्या निकालना है, कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज़ 5 है हमारे पास। तो आपको क्या करना है कि सभी प्रॉपर्टीज़ का ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू निकालना है। देखिए, फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, रेंट रिसीव्ड, डिफैक्टो रेंट और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एक ही चीज़ होती है, हम उसको डिफैक्टो रेंट भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड रेंट एंड म्यूनसिपल टैक्स, यहाँ तक पहले बात देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अब इसमें से थोड़ा सा चूज़ कर रही हूँ, ऐसी चीज़ उठा रही हूँ जिसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। आई थिंक मुझे एक तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 उठानी चाहिए और प्रॉपर्टी नंबर 2 उठानी चाहिए। उसका रीज़न यही है कि इसमें देखो जैसे 2 सालों के दे रखे हैं ना, तो इसलिए मैं ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 2 सेलेक्ट कर रही हूँ। चलिए जी, फेयर रेंट हमारा है 25,000, राइट। म्यूनसिपल वैल्यूएशन है हमारी 27,000। पहला स्टेप है 25 और 27 में से ज़्यादा कौन सा है, 27 ले लिया 27। तो ध्यान रखिए, आपको 27 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ना सॉरी 27 हमारी हायर वैल्यू हो गई। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट ये वैसे तो रेंट रिसीट पहले दे रखा है, लेकिन मुझे पहले स्टैंडर्ड रेंट देखना है। क्या स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है प्रॉपर्टी नंबर 2 में? स्टैंडर्ड रेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 में नहीं दे रखा अभी, तो स्टैंडर्ड रेंट को हटा देंगे और उसके बाद फिर आ रहा है मेरा रेंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 30,000 है। 25 और 27 में से मैक्सिमम कौन सा था, 27 था, ठीक है। और 27 जो हायर वैल्यू थी उसका कंपैरिजन मैं 30 के साथ करूँगी, एक्चुअल रेंट के साथ करूँगी, उसमें से भी हायर वैल्यू ले लूँगी। एक बार मैं फिर रिमाइंड करा रही हूँ, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू में कंपैरिजन करके हायर वैल्यू लेना, फिर उस वैल्यू का कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट के साथ करके लोअर वैल्यू लेना, फिर उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे जो लोअर वैल्यू होगी। नाउ एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन हम एक्चुअल रेंट से करेंगे और फिर उन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो लेंगे, यानी हायर, लोअर एंड हायर, ठीक है। तो यहाँ बाई चांस स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, इसलिए मेरे पास है फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। इसका शॉर्टकट मेथड यही है कि इन तीनों में जो हाईएस्ट है वही ले सकते हैं हम। तो 30,000 हाईएस्ट है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये देखिए 30,000 हाईएस्ट आ गया। ये ऊपर वही है कि भाई आपने पहले उन दोनों में हायर वैल्यू ली, हायर वैल्यू और फिर स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, तो जो नहीं है तो उसका मतलब हम किसके साथ कंपैरिजन करें, नहीं करेंगे ना, तो उसी को मैं एक्सपेक्टेड रेंट बता दूँगी, ठीक है। उसका कंपैरिजन मैं एक्चुअल रेंट से करूँगी और एक्चुअल रेंट मेरा इस केस में 30,000 है। 30 और 27 में ज़्यादा कौन सा है, 30। तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर स्टैंडर्ड रेंट ना होना तो आप इन तीनों वैल्यू में मैक्सिमम ले लोगे और एक ही झटके में आपकी क्या आ जाएगी, क्या कह रही थी मैं, वैल्यू आ जाएगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। एक सेकेंड हम लोग यहाँ थे, हाँ, यहाँ तक बात क्लियर होगी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ चुकी है। ये लीजिए जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी 30,000 आ चुकी है। अब मैं इस क्वेश्चन को ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में आगे जा रही हूँ, क्या चीज़ है और देखते हैं। म्यूनसिपल टैक्स है, म्यूनसिपल टैक्स पे किया है प्रीवियस ईयर का ना, पेड फॉर प्रीवियस ईयर 2018-19 एंड 19-20 5400। एक्चुअली पेड फॉर नहीं है, पेड फॉर मैं बता रही हूँ, 18-19 के लिए पे किया। देखो प्रीवियस ईयर हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है ना, इस समय प्रीवियस का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर से पिछले जितने भी साल है ना, देखा जाए सारे प्रीवियस ईयर होते हैं। लेकिन जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें हमारा प्रीवियस ईयर एग्जैक्टली पिछले 12 महीने वाला ईयर होता है। अभी 2018-19 भी तो देखा जाए हमारे लिए एक तरह से जा चुका ना, तो उसको भी प्रीवियस ईयर ही हम बोल सकते हैं। 19-20 भी जा चुका, उसको भी हम प्रीवियस ईयर ही बोलेंगे, राइट। 19-20 तो वैसे भी मेरा प्रीवियस ईयर बनता ही है, क्योंकि 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक मेरा प्रीवियस ईयर बनेगा
20-21 के लिए, ठीक है। और 18-19 बाकायदा दे रखा है कि भैया उस साल का और 19-20 दोनों ईयर का 5400 रुपये का हमारा म्यूनसिपल टैक्स बनता है। कुछ ना दे रखा हो तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि ऑनर ने पे कर दिया है, या लिखा हुआ ना पेड, सॉरी लिखा नहीं हुआ लेकिन हम ये एज्यूम कर लेंगे। नाउ म्यूनसिपल टैक्स आप जब लेस करेंगे, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी 30,000 आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं कहूँगी लेस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, ठीक है। इट मीन्स 5,400 लेस करने के बाद 24,600, दैट इज़ माई एनुअल वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2, राइट। यह बात क्लियर है। फर्स्ट आपका ओके रहेगा, थर्ड ओके रहेगा, फोर्थ ओके रहेगा। मैं अब फिफ्थ प्रॉपर्टी को उठा रही हूँ क्योंकि फिफ्थ प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट भी हम देख लेंगे। फेयर रेंट कितना है जी हमारा? 26,000, ओके। म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितनी है जी हमारी? 2,000 पर मंथ, ध्यान करना है इस बात का, 2,000 पर मंथ, यानी 12 दूनी 24,000 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसको मैं पूरा पढ़ूंगी क्योंकि नीचे ना कुछ मंथ्स का चक्कर है, इसलिए अभी एकदम कैलकुलेशन करने नहीं लग जाना हमें। ओके जी, आगे चल कह रहा है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव हुआ है मेरे को 27,000 रुपये, ठीक। नो 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 नो, वी आर मिस्टेकन। फेयर रेंट बेटा हमारा दे ही नहीं रखा, सॉरी डैश देखा मैंने, देखा नहीं, फेयर रेंट दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं। म्यूनसिपल वैल्यूएशन मुझे दे रखा है 26,000, और रेंट जो है ना, रेंट रिसीव्ड जो है वो 2,000 पर मंथ है, तो 12 दूनी 24,000 है अगर 12 महीने का होगा तो, ठीक है। आगे अभी पूरा पढ़ूंगी। इसमें स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है मेरा 27, ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेंट भी हो गया। अब आगे कह रहा है म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस पे कर रखे हैं 1,400 रुपये फॉर 6 मंथ्स। ध्यान रखिएगा 1,400 रुपये ईच नहीं है, 1,400 रुपये इन टोटल है। 1,400 पर मंथ वर्ड नहीं लिखा हुआ, 1,400 लिखा हुआ है। तो 6 महीने के लिए 6 महीने का टोटल अमाउंट 1,400 है, तो म्यूनसिपल टैक्स 1,400 ही माइनस करना। कहीं 1,400 को आप 6 से मल्टीप्लाई करके करने लग जाओ तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। मैंने कैलकुलेशन क्यों स्टॉप करवा रखी है, उसका रीज़न ये डेट है। चलिए क्या है ये डेट? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 2, 1, 2, 3, 4 कहीं कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब प्रॉपर्टी पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि 12 महीने से तो पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है ना। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 1 अक्टूबर 19 को ही बनकर तैयार हुई है। जब कोई प्रॉपर्टी 6 महीने पहले ही बनकर तैयार हुई है तो ऑब्वियसली आप उसको 6 महीने के लिए तो किराए पर चढ़ाओगे। उससे पहले कैसे किराए पे चढ़ा सकते थे? आपने प्लॉट थोड़ा ना किराए पर चढ़ाया है, आपने मकान किराए पर चढ़ाया, और मकान बने हुए ही 6 महीने हुए हैं। इसका मतलब ये किराया भी मुझे 6 महीने का मिलेगा, मैं म्यूनसिपल वैल्यूएशन भी 6 महीने का लूँगी, मैं स्टैंडर्ड रेंट भी 6 महीने का लूँगी। अब समझ में आई मेरी बात? इसीलिए मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा रोका था। नाउ 6 महीने कैसे बनते हैं बेटा? अक्टूबर है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। वापस आ जाते हैं ऊपर। ऊपर कह रहा है फेयर रेंट नहीं है। म्यूनसिपल वैल्यूएशन मेरे को बताया उसने 26,000, यानी आधा कर दूँ तो 13,000 हो जाएगा। आधा क्यों किया बच्चों? 12 महीने का 26 था तो आधे साल का 13,000 हो जाएगा, राइट। अब 2,000 पर मंथ किराया 6 महीने का लगा दूँ तो 12,000 हो गया। 6 दूनी 12,000, 6 महीने का किराया हो गया ना। 13,000 मेरा म्यूनसिपल वैल्यूएशन था। मेरा पहला स्टेप बताइए क्या था? फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू में विच एवर इज़ हायर। जब दूसरी वैल्यू दे ही नहीं रखी होगी तो म्यूनसिपल वैल्यू को ही ले लेंगे, हो गया। उसका कंपैरिजन मैं दूसरे नंबर पे किससे करूँ? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट मेरा 27,000 है, आधा कर दूँ, ये बनेगा 13,500। अब देखो 13,500 में और 13,000 में विच एवर इज़ लोअर, 13,000 लोअर है, ले लिया। 13,000 का मैं दूसरा नाम रख दूँ क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन किससे करूं? तीसरा जो स्टेप है एक्चुअल रेंट से। और एक्चुअल रेंट कितना बच्चों? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 12,000। तो 13,000 और 12,000 में डिफरेंस क्या है? बड़ा कौन है? हायर वैल्यू लेनी है ना, तो बड़ी वैल्यू है मेरी 13,000। तो माई फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज़ 13,000। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई हमारी, और फिर आप म्यूनसिपल टैक्सेस देखेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस कुछ हैं क्या? हाँ, अभी हमने डिस्कस किया कि 1,400 रुपये 6 महीने के लिए पे किए, तो 1,400 रुपये मैं माइनस कर दूंगी, 11,600 आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का एनुअल वैल्यू आपने सीख लिया।
ठीक है जी। बाकी की प्रॉपर्टी मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि वो सिंपल है और आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये 2 प्रॉपर्टीज़ उठाई ताकि आप इसमें जो थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेशन है ना उसको आप सॉल्व कर पाओ। चलिए अब आ जाते हैं हम इसी में, पार्ट नंबर 2 भी है। ये तो ए पोर्शन था, पूरा क्वेश्चन ए में था। अब बी में आ जाएंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू, यानी उसने ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें पहले दे रखी है और बाई चांस जो म्यूनसिपल वैल्यू है ना वो करा के वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली गई है, क्योंकि फेयर रेंट नहीं होगा, हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा, हो सकता है एक्चुअल रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू में हो सकता है म्यूनसिपल वैल्यू ज़्यादा रही हो, इसीलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू है। एक हाउस की 1 लाख रुपए है, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स इज़ चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू। अगर 1 लाख रुपए म्यूनसिपल वैल्यू है, फ़िलहाल इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान रहे हैं लेकिन एक्चुअली म्यूनसिपल वैल्यू ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, तो इसका 20% म्यूनसिपल टैक्स था, 20,000 हो गया। हाउएवर लैंडलॉर्ड कैन पे म्यूनसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। वो लैंडलॉर्ड से 15% भी ले सकते हैं अगर वो 10 साल का एडवांस दे देता है। 10 साल का एडवांस दे दोगे तो रेट थोड़ा कम हो जाएगा। एंड इन दैट केस नो टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम हिम इन फ्यूचर। और अगर वो 10 साल का टैक्स एडवांस में दे देता है ना तो उससे फ्यूचर में कोई भी टैक्स लिया नहीं जाएगा। ये तो हमने उसको ऑप्शन दिया है। हो सकता है कि वो इस ऑप्शन को ना माने, वो कहेंगे जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तो वही 20,000 एक ही बार में मैं दे सकता हूँ, मैं 10 साल का इकट्ठा मैं नहीं दे सकता। खैर ये तो हमारी अपनी सोच है, हम देखते हैं कि उसने किया क्या। मिस्टर एक्स पेड ₹1,50,000 टू द म्यूनसिपैलिटी। उसने 1.5 लाख रुपए दे दिया जी। लो, उसने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। 15,000 रुपये बनाना, देखो वैसे तो 20% के हिसाब से 20,000 बन रहा था, लेकिन 15,000 के हिसाब से 15% के हिसाब से 15,000 बना और 10 साल का 1.5 लाख बना। कहता है जी मैं तो दे रहा हूँ एडवांस में, ठीक है जी, और मैंने दे दिया, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब आप बताइए एनुअल वैल्यू क्या रहेगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसने मुझे बता रखी है ना, कितनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है मेरी 1 लाख, राइट, और म्यूनसिपल टैक्स हो गया मेरा 1.5 लाख। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, सिर्फ इसी बात को बताने के लिए उठाया है कि हमारा म्यूनसिपल टैक्स ज़्यादा भी हो सकता है, हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम हो सकती है और हमारी एनुअल वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। आ गई ना नेगेटिव में, तो -50,000 आपकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी, राइट जी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने कुछ चीज़ों को उठाया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक वही रहेंगे, एनुअल वैल्यू ही रहेगा फ़िलहाल इस वीडियो में। अभी कई बार क्या होता है, एनुअल वैल्यू के साथ कुछ कई तरह की कंडीशन रख देते हैं, वो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशन, 1 2 3 4 करके आएंगी। नंबर 1 कहता है एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका क्या, जब घर को हमने किराए पर चढ़ाया है, ओब्वियसली घर को किराए पर चढ़ा रहा है, हमने याद है ना, हमने जब एनुअल वैल्यू निकालना सीखा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो फर्स्ट हेडिंग ही यही आया था कि बिल्डिंग विच इज़ लेट आउट, तो इसका मतलब किराए पे चढ़ाई रखी है। विच नीदर रिमेन्स वेकेंट, जो सारा साल खाली भी नहीं रही और जिसमें कोई अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई किराएदार भी नहीं है जो हमारा किराया लेकर भाग गया हो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू जैसे निकालते रहे हो वैसे ही एनुअल वैल्यू लेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने म्यूनसिपल टैक्स अगर पे किया होगा तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें देखो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में पहले मैं कंपैरिजन करूँगी, फिर हायर वैल्यू ले लूँगी, फिर उस हायर का स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करूँगी, लोअर ले लूँगी, फिर उसको मैं एक्सपेक्टेड रेंट बोलूँगी, उसका कंपैरिजन करूँगी मैं एक्चुअल रेंट से, ठीक है जी, फिर ले लूँगी मैं हायर वैल्यू। अब हायर वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्सेस में घटा दूँगी जी, हो गया मेरा काम ख़त्म। तो आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो पहले ही हो चुका है। ये हो चुका है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो सबसे पहला केस ही यही था कि सब कुछ ठीक ठाक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किराएदार नहीं दौड़ गया हमारा पैसा लेकर, सारा साल हमारा मकान किराए पर चढ़ा रहा, कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, कोई हमारा मकान खाली नहीं है, 12 के 12 महीने किराए हमने लिया है, ठीक है जी। दूसरे पे आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा कहानी में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, देखो, हो सकता है 12 महीने चढ़ा ही ना हो, 10 महीने चढ़ा, 9 महीने चढ़ा, 8 महीने चढ़ा है किराए पे, लेकिन कुछ समय के लिए वो खाली भी रहा है। तो बस इसमें आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है,
वापस मैं ज़रा इस पे आ जाती हूँ थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में, हायर ले लेनी है। हायर का कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड रेंट से, लोअर ले लेनी है। यहाँ तक बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। लेकिन जब एक्चुअल रेंट की बारी आएगी ना, तो एक्चुअल रेंट में आपको देखना है कि एक्चुअली वो कितने महीने किराए पर चढ़ा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। तो एक्चुअल रेंट कई बार ऐसा हो जाता है कि इतना कम टाइम के लिए किराए पर चढ़ा कि मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन अगर हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से इसलिए कम आ रहा है क्योंकि मेरा घर किराए पर ही कम समय के लिए चढ़ा है, तो मुझे यहाँ हायर नहीं, मुझे लोअर वाली ही वैल्यू लेनी है। मेरी सीक्वेंस क्या थी फिर से याद करके बताइए। हायर था ना, हायर और लोअर, यहाँ तक तो बात ठीक थी। थर्ड वाला जो हायर वैल्यू लेते थे ना, वो नॉर्मल कंडीशन में तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपका मकान कम टाइम पे किराए पे चढ़ा है जिसकी वजह से आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो आप कम वाली ही वैल्यू लेंगे। यानी कि यहाँ सीक्वेंस बनेगी हायर, लोअर एंड लोअर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसको मैं आपको ये इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, ये मैंने समझाने के लिए बता रखा है, इसने कुछ नहीं कह रखा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रखा। देखो जैसे एक्सपेक्टेड रेंट मैंने मान लिया 11,000 है, एक्चुअल रेंट मेरा 10,000 है। 10,000 क्यों है? क्योंकि 1,000 पर मंथ है और 10 महीने के लिए किराए पर चढ़ा। अगर ये 1,000 जो रुपये है मेरा 11 महीने भी चढ़ जाता तो बराबर हो जाता, 12 महीने चढ़ जाता तो ज़्यादा ही हो जाता। फिर तो मैं 1,20,000 ले लेती, हाँ सॉरी 12,000 ले लेती ना, क्योंकि मेरा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 होता, तो मैं 12,000 ले लेती, तब तो झगड़ा ही नहीं था। लेकिन वो बेचारा क्या हुआ, 2 महीने खाली पड़ा रहा, जिसकी वजह से मेरा ये 10,000 वाला अमाउंट कम आ गया, ऊपर वाला ज़्यादा आ गया। तो हमने कहा भैया एक्सपेक्टेड रेंट इतना ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरी वैल्यू को डिस्कस नहीं करेंगे, हम तो अपनी ही वैल्यू यानी 10,000 ही उठाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्चुअल रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर यहाँ 12 महीने होते और ये 12,000 होता तो मैं 12,000 उठाती, वो तो बाई चांस मेरा दोनों में हायर आना ही था। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट इसलिए कम है कि कम टाइम किराए पर चढ़ा है, तो मैं कम वाली वैल्यू ही लूँगी, यानी कि एक्चुअल रेंट वाली ही वैल्यू ले लूँगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी यही है। इसको मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने आपको इससे ही समझा दिया है, बस यही बात और कुछ नहीं है। चलो अगर आपके माइंड में शायद ये आ रहा होगा कि मैडम ने क्वेश्चन कराना चाहिए, तो मैं करा ही देती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लीजिए, एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 है, हाउस लेट आउट 10,000 पर मंथ है, अभी मंथ तो बाद में बताएगा। हाउस टैक्स पेड बाय ओनर 9,000 है, 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू जो है उसका 10% बना, इसका मतलब मेरी म्यूनसिपल वैल्यू कहीं ना कहीं 90,000 रही होगी ना। कैसे निकाली आप बताइए? उसने बोला मुझे 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू है, कहीं दे रखी है म्यूनसिपल वैल्यू? नहीं ना। किसी चीज़ का 10% करके 9,000 आएगा, तो इसका मतलब वो चीज़ 9,000 के 90,000 होगी। 90,000 का ही तो 10% करोगे तभी तो 9,000 आएगा ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? 9,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10। ये फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स के भी बच्चे रहे हो आप, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे को 9,000 से पूरी वैल्यू निकालनी है तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, वही आ गया 90,000। 90,000 का 10% वही आ गया 9,000। तो ये ध्यान में रखना। तो मेरे को म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है, ये याद रखना। पर अब आप सोचेंगे कि म्यूनसिपल वैल्यू का कोई काम ही तो नहीं है ना मैडम, एक्सपेक्टेड रेंट मुझे पहले ही निकाल के दे दिया। हाँ दे दिया, ठीक बात है, तो हमें म्यूनसिपल वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने आपको निकालना सिखाया है, आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, कहता है हाउस रिमेन्स वेकेंट, 1 महीना खाली पड़ा रहा। फटाफट देखो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कितना है। अगर 1 महीना खाली पड़ा रहा तो 11 महीने का हो गया ना, तो 1,10,000। 1,10,000 वो वाली टेंशन ख़त्म। एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, हायर कौन सा है? 1,10,000 है, ले लो 10,000, 1,10,000, ठीक है। घर 3 महीने के लिए खाली पड़ा, 3 महीने के हिसाब से करना है ज़रा एक्चुअल रेंट। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो गया? 90,000। ओहो, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। क्यों गड़बड़ हो गई? हमारा एक्सपेक्टेड रेंट उछलने लगा खुशी के मारे कि मैं तो तेरे से 10,000 फालतू हूँ, लेकिन हम इसकी खुशियों को ज़्यादा दिन झेलने नहीं देंगे इसको। हम इसे बता देंगे कि भाई तो बेशक 1,00,000 है, हम 90,000 इसलिए हैं कि घर किराए पर नहीं था, तो हम तो 90,000 ही लेंगे, हम तेरे को नहीं लेंगे। तो वहाँ पर हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है बच्चों, वो 90 रहेगा। आप देख सकते हैं, पहले वाले में तो 1,10,000 ही था और दूसरे वाले में 9,000 है। म्यूनसिपल टैक्सेस दोनों में 9,000 थे, वो मैंने लेस कर दी और मेरी एनुअल वैल्यू
आ गई। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तीसरी सिचुएशन कहता है कि घर भी किराए पे चढ़ा रखा है, हालांकि मैंने 12 के 12 महीने चढ़ाया, पर कोई किराएदार ऐसा है जो गड़बड़ कर गया है, अनरियलाइज रेंट, यानी कि उसने किराया नहीं दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस के साथ मिल सकती है, बट शर्त क्या है, किराएदारी वास्तविक हो, कोई झूठी ना हो, किराएदार को खाली करवाने के लिए आपने पूरे ताम झाम कर रहे हैं, किराएदार के पास आपके इस मकान के अलावा कोई और मकान नहीं है, और किराएदार ने मकान या तो खाली कर दिया या खाली करवाने के लिए आप कोशिशें कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं, देन आपको म्यूनिसिपल टैक्स के साथ साथ क्या लेस करने दिया जाएगा, अनरियलाइज रेंट भी लेस करने दिया जाएगा, क्योंकि उसमें भैया आपका लॉस हो रहा है, इनकम तो हो कहाँ रही है, इनकम तो हुई नहीं ना, उस बंदे ने आपको किराया तो पूरा दिया नहीं। ठीक है, ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखें। म्यूनिसिपल वैल्यू है मेरी 1,50,000, फेयर रेंट है मेरा 180, हायर वैल्यू हो गई 180। चलिए जी, स्टैंडर्ड रेंट है क्या, हाँ स्टैंडर्ड रेंट है मेरा 160, हायर वैल्यू थी 180, 180 और 160 में लोअर कौन सी हो गई, 160। ठीक है जी, नेक्स्ट आ रही है फिर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मेरा है 20,000 पर मंथ, सारा साल किराए पर चढ़ा है, इसका मतलब 12 दूनी 24, 160 और 24 में ये 160 मैंने लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंट, और 2,24,000 लिख दिया एक्चुअल रेंट, विच एवर इज़ हायर। 240 ले लिया जी, ये लीजिए जी 240 ले रखा है, ये मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रखा है। यहाँ तक बात ठीक है। आगे कहता है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। ये म्यूनिसिपल वैल्यू मुझे दे रखी है, ज़रा देखूँ कौन सी थी, यही थी 150, तो इसका 20% 30,000 आ गया। लो जी, पहली डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्सेस की आ गई 30,000 की। अनरियलाइज रेंट कह रहा है 40,000, और कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड, रूल 4 की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। रूल 4 अभी मैंने आपको बताया था, 4 रूल हैं, चारों पूरे होने चाहिए। तो अनरियलाइज रेंट आपका 40,000 है, माइनस करो, आपका एनुअल वैल्यू आ जाएगा 1,70,000, राइट। एंड द लास्ट कंडीशन इज़ कि लेट आउट हाउस है, वेकेंट भी रहा है, अनरियलाइज रेंट भी रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनरियलाइज रेंट के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया सेम, और वैकेंसी के बारे में मैं ऊपर बता चुकी हूँ सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही कहानी करनी है। म्यूनिसिपल वैल्यू है हमारी जी कितनी, 2 लाख, राइट। ओके, फेयर रेंट हमारा कितना है जी, 180। इन दोनों में हायर वैल्यू, एच का मतलब हायर है, तो हायर मैंने ये 2 लाख लिख ली। ओके जी, आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट मेरा 250 है, हायर वैल्यू कितनी थी, 2 और 250 में ये लिखो, 250 मैंने लिख दिया ना, 2 और 250 में लोअर वैल्यू कितनी है, 2 लाख, ये ऑरेंज से मैंने 2 लाख लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट जो मेरा आया है दैट इज़ 30,000 पर एनम पर मंथ। ओके, अब नीचे पहले पढ़ लेना कि हाउस जो है आपका वेकेंट रहा है 2 महीने के लिए, तो इसका मतलब जो है 30,000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। यहाँ पे मैंने 3 लाख लिख दिए, तो बाई चांस कोई दिक्कत नहीं आई, 2 लाख एक्सपेक्टेड रेंट जो पहले शोर मचाता था कि मैं ज़्यादा हूँ, बाई चांस इस बार ज़्यादा नहीं आया, कम ही आया है, तो 3 लाख दोनों में हायर वैल्यू ले लूँ, 3 लाख ले लीजिए, ये मेरी हो गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे ज़रूरत नहीं समझ रही है, ये 3 लाख मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले ली। आगे चलते हैं जी। अनरियलाइज रेंट 30,000 है, कंडीशन 4 पूरी हो रही है, और म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑनर ने पे किए हैं 15 और टेनेंट ने पे किए हैं 15। टेनेंट वालों को तो भूल जाओ, 15,000 म्यूनिसिपल टैक्स ऑनर वाले और 30,000 अनरियलाइज रेंट, 30 और 15, 45 इसमें से लेस करोगे ना 3 लाख में से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख आ गई है, 45 लेस करोगे 2,55,000 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एनुअल वैल्यू। सो ये सारी हमारी कंडीशन जो हैं पूरी होती हैं। आपको इलस्ट्रेशन कुछ मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है, इससे आपको एनुअल वैल्यू की पिक्चर तो कम से कम क्लियर हो जानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।